हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, सीटेट की कंटिन्यू क्लास आपकी चल रही है। इसी क्रम में आज हम लोग क्लास 7th की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और यहां से आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन हैं उनको हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, बताते हुए चलेंगे। आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेगा, साथ में इसका रिवीजन भी करते चलेगा। प्यारे साथियों, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएंगे, ऐसा मैं वादा करता हूँ। बस आप लोग पूरा कंसंट्रेशन बनाइए और वीडियो को अच्छे से देखिए। बस आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जानना नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट करता हुआ चलूँगा। आइए अपने पहले चैप्टर की चर्चा हम आपसे करते हैं। प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों को दौरान जो भी परिवर्तन हुए उनकी पड़ताल को हम लोग करते हैं। ये जो दिखाया गया है ये थोड़ा भारत का आपको नक्शा दिखाया गया है और ये बहुत पुराना है। इसके बारे में लिखा है, क्या लिखा है थोड़ा सा जानते हैं। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया का जो नक्शा है उसका एक हिस्सा भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि के समुद्र तक इसमें दिखा दिया गया है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं अपने टॉपिक की। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता, ये ऊपर वाला अरब ने बनाया है। 1154 में अल इदरीसी ने बनाया। यह नक्शा जो दिखाया गया वह उसके द्वारा बनाई गई दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 नीचे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दे गए, उनमें कुछ जाने पहचाने भी लग रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए श्रीलंका आपको ऊपर की तरफ दिखाया गया और ये भारत के हिस्सों को यहाँ समुद्र में दिखाया गया। अल इदरीसी ने बनाया। नीचे जो आप देखेंगे ये देखिए, ये आपका फ्रांस का बनाया हुआ, तो फ्रांस वाला तो ठीक है जो हम लोग जानते हैं। ये मानचित्र 2 है 18वीं सदी के आरंभ में, ठीक है। इसको जो है गिवलॉम द लिस्पे के एटलस नूबो के अनुसार जो है ये इमेज आपको यह उपमहाद्वीप में दिखाया गया है। आगे बात करते हैं। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बारे में लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इसका अलावा उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उनमें विशेष तटीय इलाकों के बारे में जो ब्यौरा है आप आसानी से जान सकते हैं। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपने समुद्री मार्गों के लिए इन्हीं नक्शों का प्रयोग करते थे। आइए आगे चलते हैं। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते हुए युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों को भी ध्यान रखना होता है जो उस समय यूज की जाती है। कुछ नई और पुरानी शब्दावलियों की चर्चा हम आपसे करेंगे। अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय समय के साथ बहुत बदल जाती। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी से भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता से व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ के रूप में लेते हैं। 13वीं शताब्दी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने उस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते थे। किसके लिए किया था? दिल्ली सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में। सल्तनत काल के प्रसार के साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ समान था, मगर यहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द उससे भी राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों का कुछ अलग अर्थ है। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में
आने वाले को कोई भी अनजाना व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का अंश न हो उसे विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए बनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक जात परंपराओं के जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए वो विदेशी नहीं थे। इतिहासकार और उनके स्रोत की चर्चा हम आपसे करते हैं। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में मोटे तौर पर 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 सालों के बारे में पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी मध्यकाल को रेफरेंस देती है आपकी, और जो पहली वाली है वो प्राचीन भारत के इतिहास को रेफरेंस देती है। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसे मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे चली आ रही हैं। इतिहास इस काल में के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर है। कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक के रूप में बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं को दूसरे प्रकार के स्रोतों में इस्तेमाल जो है करते हैं। धीरे धीरे आप जो है कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग प्रायः धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इनका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां एकत्र किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। अब एक शब्द है अभिलेखागार, जानते रहिए। ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के रिकॉर्डों का ब्यौरा रखते हैं। पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों में ये दस्तावेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इतिहासकारों ने बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपि और नकल नवीस हाथ से पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी तो आप जानते होंगे यह काम कितना मतलब कठिन था। गृह कार्य की नकल उतारी तो आप जानते होंगे काम कितना कठिन था। आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में, मित्र के लिखे में कुछ मोटे मोटे और महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में कुछ ही होता। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपि छोटे छोटे या उसमें और मोटे मोटे फेरबदल करते चले जाते हैं। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों में भी प्रतिलिपियां बनती रहती हैं। अतः एक मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई हैं। इनमें बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियां शायद ही मिल सकती हैं। हमें बाद के लेखकों के बारे में बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि हम मूलतः लेखक ने क्या लिखा, इतिहासकारों के लिए एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का जो है उनको अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में शोधन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1791 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, आइए इसकी चर्चा करते हैं। 700 और 1750 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल, उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, काफ़ी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ है जो नए विचार भी लेकर है। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोग झुंड के झुंड दूर यात्राएं करने लगे।
इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य पढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में आगे कह रहा है जिन ये रहट है जो सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था, जानते रहिएगा। जिन समुदायों के महत्व बढ़ा उनमें से एक प्रमुख समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र राजा का पुत्र से निकला है। 18वीं से 14वीं सदी के 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समय के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवानिरत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से हुआ। पर्यायवास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और कुछ को वनवासी जमीन की जुताई करने लोग कृषक बन गए। आगे की चर्चा हम आपसे करते हैं। पहले प्रयास जान लीजिए। पर्यावास क्या होता है जानते रहिएगा। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है। आइए आगे की चर्चा करते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों, मंदिरों को प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणामस्वरूप किसानों के बीच अधिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती में खाली समय में दस्तकारी करते थे, कुछ काम कर लेते थे। जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे और उनकी पृष्ठभूमि व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा भी दिया जाने लगा, अर्थात ऊंच नीच की भावना का भी यहाँ विकास होने लगा। ये दर्जा स्थायी नहीं थे। उन्हें जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई और दर्जा और किसी क्षेत्र में कोई और दर्जा हुआ करता था। मतलब ये स्थायी नहीं था, अपने आप बदलता रहता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करती थी। इनके कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिलकर वे किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई भरी ही होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य चोल, तुगलक, मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन 1266 से 87 की प्रशंसा में एक संस्कृति प्रशस्ति में उस एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया है जो पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, गज्जन तक फैला हुआ था और जिसे संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना में थे। ये उसका जो है क्षेत्र दिखाया गया। आप लोग इसको देख लीजिएगा। और आगे इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे समझने की कोशिश भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस महाद्वीप में भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकारों का उल्लेख कैसे करते हैं। इसके बाद एक कहानी छोटी सी दी गई, आप इस कहानी को पढ़िएगा और आगे हम लोग चलते हैं। कहानी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। 700 तक कई क्षेत्र अपने भौगोलिक आयाम तय कर चुके थे। उनकी अपनी भाषा, सांस्कृतिक विशेषताएं भी स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य सामान्य रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। आगे की चर्चा हम आपसे करते हैं। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उनके क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों में विरासत में मिली। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो
इन क्षेत्रों में उभरी। इन परंपराओं में ऐसे कुछ भिन्न और कुछ ऐसे समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति, भाषा के संदर्भ से मिलते हैं। 700 से 1750 के बीच के हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों के प्राकृतिक एक दूसरे से अलग अलग नहीं पनपी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ता रहा। पुराने और नए धर्म पर भी थोड़ी सी हम आपसे चर्चा करेंगे। इतिहास के जिन हजारों सालों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इस दौरान धार्मिक परंपराओं में कई परिवर्तन है। दैवी तत्व में लोगों की आस्था बिल्कुल भी वैयक्तिक स्तर पर होती है, मगर आमतौर पर इस आस्था का मूल स्वरूप सामूहिक होता है। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, इनकी आस्थाओं में परिवर्तन होता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव है। इन परिवर्तनों को से नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और उनकी बढ़ती सत्ता। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक, जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में इन संरक्षकों का समर्थन करने के लिए अपने समाज में का दबदबा और बढ़ गया। संरक्षक का मतलब होता कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान, अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति की मदद और सहारा दे। आगे हम लोग बात करते हैं। इसके बाद ये बस 2 पॉइंट्स और हैं कुछ इसमें महत्वपूर्ण, उनको देखिए, उसके बाद ये चैप्टर आपका क्लोज होगा। इस युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में भी आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिसमें पुजारियों को विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच चुके हैं। इस विषय में साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में भी अध्याय 6 में आपको जानकारी मिलेगी। यही वह युग है जिसमें इस महाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्मग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिनका प्रेम, करुणा, उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रों और न्यायशास्त्रों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म को अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में शिया थे, जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं की सत्ता में प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में धर्म को नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। मतलब कब? जो इस्लाम के आरंभिक दौर में, याद रखिएगा, इस्लाम के आरंभिक दौर में जो धर्म का नेतृत्व करने वाले को खलीफा कहते थे। और आगे भी परंपरा चलती है। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर है। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार कीजिए। इतिहास समय को लेकर केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी केवल इतने घंटे दिन वर्ष के बीतने के रूप में देखते हैं। उनका नजरिया है कि समय सामाजिक आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को झलकता है, दिखलाता है कि विचारों विश्वासों में कितना स्थायित्व और कितना परिवर्तन आया है, कि अतीत को समान विशेषता रखने वाले बड़े बड़े हिस्सों के युगों में या कालों में बांट दिया जाए तो इसका अध्ययन आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। और यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है। अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार सामाजिक आर्थिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताओं को तय करते। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उनमें प्राचीन समाजों के कई समावेश थे, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गाँव के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इनमें अब कुछ कृषक समाजों में विस्तार, क्षेत्रीय सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, विकास और यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। भारत के इतिहास में 1000 साल अनेक बदलाव साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी, 8वीं या 11वीं शताब्दी में काफ़ी भिन्नताएं थी। इसलिए सारे काल को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं। फिर मध्यकाल की तुलना पर आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ
भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का जुड़ाव है। इसका आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़वादी था, उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। इन हजारों वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे। कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उनमें यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्ह यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रकृतों पर ध्यान देते चलेंगे, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना अपने पिछले वर्ष से पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो देखें कि बदले हुए हैं, कहीं ना कहीं आप आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर उनको देखें कि क्या कुछ बदलाव वैसा ही रहा है। तो प्यारे साथियों, यह था आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने हिस्ट्री में देखा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।